Hi everyone, welcome to my channel Practice Perception. So today we will be going to start new series that is summary of M Lakshmikant Indian Polity. As you all know कि जो हमारा पॉलिटी है वो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो हम लोग क्या करेंगे, इसके जितने भी चैप्टर्स हैं एम लक्ष्मीकांत में उनकी समरी फटाफट डिस्कस करते हैं फॉर योर रिविजन. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव फॉरवर्ड. और सबसे पहले एक चीज़ ये है कि जो हम लोग समरी कवर करने वाले वो टॉपिक वाइज होगी एज गिवन इन आवर बुक्स. सो फर्स्ट चैप्टर इसमें आता है हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. एज यू ऑल नो कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमको उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना पड़ता है कि क्या ऐसी चीज़ें थी जो ये पूरा सिस्टम है जो पॉलिटी इसका डेवलपमेंट हुआ. सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में दीज आर फॉलोइंग एक्ट्स विच वी विल बी गोइंग टू डिस्कस. जिसमें हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, है ना. जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी तो वो एक चार्टर लेके आई थी कि वो 20 साल तक जो है ट्रेड करेंगी. सो इसी के अकॉर्डिंग जो है ना कुछ कुछ एक्ट्स है ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी पे लगाती है और फिर धीरे धीरे क्या करती है इंडिया पे भी उन अपने एक्ट्स को इम्पोज करना स्टार्ट कर देती है ताकि क्या करे वो रेगुलेट कर सके जो भी इवेंट्स इंडिया में हो रहे हैं. सो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से स्टार्ट होता है. देन फिर हमारा आता है अमेंडिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट. ऐसे सिमिलरली हमारे सारे एक्ट चलते हैं और ये एक्ट हम लोगों को पढ़ना होगा अप टू इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. फर्स्ट सबसे पहले बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. अगर हम लोग इस एक्ट की बात करें तो ये फर्स्ट स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए. इसके प्रोविजंस बहुत अच्छे से याद करते चलना क्योंकि प्रोविजंस में से क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, फर्स्ट स्टेप था. सेकेंड आएगा हमारा कि इसमें जो गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था और जो फर्स्ट बने थे वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग. ये फर्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं बंगाल के. इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है कलकत्ता में 1774 में. और इसमें क्या होता है कि ओरिजिनल एंड अपीलेंट ज्यूरिडिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दी जाती है. इसमें 3 जज और एक चीफ जस्टिस, थ्री तो जजेस होंगे और एक चीफ जस्टिस जो है इसमें हाई अपॉइंट किए जाते हैं इस सुप्रीम कोर्ट में. वहीं आता है कि जो हमारी बॉम्बे एंड मद्रास की प्रेसिडेंसीज थी उनको अब किसके बंगाल की जो प्रेसिडेंसी थी उसके सबऑर्डिनेट बना दिया गया था. पहले इनके पास इंडिपेंडेंट पावर थी बट अब इनकी लेजिस्लेटिव पावर्स ले ली जाती है और उसको बंगाल के सबऑर्डिनेट बना दिया जाता है. इसी के बाद आएगा हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784. देखो ये जो एक्ट आ रहे थे प्रीवियस एक्ट की कुछ अगर फॉल्ट है उसमें, अगर उसमें कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए तो उसको इम्प्रूव करने के लिए दूसरे अब यहाँ पे आता है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट. पिट्स इंडिया एक्ट क्या करता है कि जो डायरेक्ट कंट्रोल होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो इंडिया में आ जाता है. मतलब कि जितने भी इंडियन अफेयर्स होंगे वो डायरेक्टली अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कि ब्रिटेन में है उसके कंट्रोल में रहेंगी. इसी से क्या होता है जो हमारे कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस होते हैं कंपनी के उनको डिस्टिंग्विश कर दिया जाता है. जो कमर्शियल फंक्शन होंगे उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रेगुलेट करेंगे, मैनेज करेंगे. और वहीं जो भी पॉलिटिकल अफेयर्स होंगे इंडिया के वो सारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि एक 6 मेंबर बॉडी हुआ करती थी उनके द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे. इसी के साथ में जो है हमारा ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम, जैसे ही बीओसी और सीओडी आता है तो इसमें क्या होता है ड्यूअल गवर्नमेंट वाला सिस्टम यहाँ से हमको देखने को मिलता है कि ड्यूअल गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर दी जाती है. वही आता है फिर आएगा हमारा अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781. जो भी डिफेक्ट से हमारे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में उनको रेक्टिफाई करने के लिए क्या हुआ था अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को लाया गया था. इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट और डिक्लेरेटरी एक्ट ऑफ 1781 भी बोला जाता है. This can be asked in statement form in UPSC examination, so this is very important for you. ठीक है, it exempted the governor general and council from jurisdiction of supreme court. इसमें क्या हो रहा था कि जो गवर्नर जनरल या फिर गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उनको सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से एग्जेम्प्ट कर दिया गया था, उनको हटा दिया गया था कि अब कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जो लॉ है या सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर अपना ज्यूरिडिक्शन इस्टेब्लिश नहीं कर सकती. ठीक है, और वहीं जो कंपनी के सर्वेंट्स थे उनको भी सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से एग्जेम्प्ट कर दिया गया था. इसमें जो रिवेन्यू मैटर्स थे उनको सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से एग्जेम्प्ट किया गया था. मतलब क्या क्या चीज़ें, जितनी भी चीज़ें गवर्नर जनरल की काउंसिल, सर्वेंट्स या फिर जितने भी रिवेन्यू मैटर्स है डेट इज रिलेटेड टू टैक्स उन सबको सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से एग्जेम्प्ट कर दिया गया था. वो अब सुप्रीम कोर्ट के अंडर में नहीं रहेंगे, एक्सक्लूडेड मैटर्स थे सारे. फिर उसके बाद में बढ़ते हैं हम लोग कि जो भी इसमें क्या होता है इसमें बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर किसी सिटीज़न को मतलब किसी भी उसके तहत अगर लॉ जो रहेगा वो हमारा पर्सनल लॉ ऑफ डिफेंडेंट, मतलब अगर इफ़ पर्सन इज़ बिलोंग टू हिंदू तो उसको हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग
ट्रीट किया जाएगा। वहीं अगर इफ़ अ पर्सन इज़ मुस्लिम तो उसको मोहम्मदन लॉ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जो पर्सनल लॉ थे डिफेंडेंट के वो उसी के द्वारा क्या उनको एडमिनिस्टर किया जा रहा था। इसी के साथ में जो आता है हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि प्रोविंशियल कोर्ट्स जो थी वो क्या करेंगी कि अगर कोई भी अपील्स आ रही प्रोविंशियल कोर्ट से तो वो सारे अब कौन सुनेगा, गवर्नर जनरल की इन काउंसिल सुनेगी, नॉट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं थी कि वो अपील सुने जो कि प्रोविंशियल कोर्ट से आ रही, बल्कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास वो सारी अपील्स जाएंगी। सो दीज आर द प्रोविजन रिलेटेड टू दिस एक्ट्स। और अब आगे बढ़ते हैं, अब आता है हमारा एक्ट ऑफ 1786। ठीक है, एक्ट ऑफ 1786 में क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल बनते हैं बंगाल के वो अब आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो यहाँ के गवर्नर जनरल बनने को आते हैं। लेकिन इन्होंने अपने ऑफिस को ज्वाइन करने से पहले 2 डिमांड्स रखी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने कि सबसे पहला तो इनके पास एक ओवरराइड डिसीजन पावर हो कि ये क्या कर सके, जो काउंसिल के डिसीजन से उनको भी ओवरराइड कर सकते हैं स्पेशल केसेस में। और सेकेंड इन्होंने डिमांड रखी थी कि इनको कमांडर इन चीफ भी बनाया जाए। ये जो उनकी डिमांड्स थी उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती है एंड देन जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं। अगर हम चार्टर 1793 की बात करते हैं, चार्टर एक्ट 1793 में क्या बोला गया कि जो ओवरराइडिंग पावर प्रीवियस उसमें दी गई थी, यहाँ पे देखा था हम लोगों ने कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जो ओवरराइडिंग पावर दी थी हमारे 1786 वाले एक्ट में, वो अब क्या कर दी कि जितने भी फ्यूचर गवर्नर जनरल्स होंगे उनको भी ये सारी पावर्स अब दी जाएंगी। जितने भी फ्यूचर सारे गवर्नर जनरल हैं उनके पास भी अब ये सारी पावर होंगी कि वो भी ओवरराइड कर सकते हैं स्पेशल केसेस में काउंसिल के डिसीजन को। और जो ट्रेड मोनोपोली थी, ट्रेड मोनोपोली को एक्सटेंड कर दिया गया था अनदर 20 ईयर्स के लिए। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो स्टाफ था पूरा, उसको कहाँ से जो इंडियन रेवेन्यूज़ है उसके या जो है उसको पेमेंट की जाएगी, उसके तहत उसके द्वारा उसको पेमेंट की जाएगी इंडियन रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर से। फिर आएगा हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब इसमें क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी ट्रेड मोनोपोली को एंड कर दिया गया था, एंडेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेप्ट 2 चीज़ें इसमें एक्सेप्ट की, मतलब को एक्सेप्शंस थे। सबसे पहला तो हमारा ट्रेड विद चाइना, कि चाइना के साथ जितना भी ट्रेड हो रहा है वो सारा एक्सेप्शन था। सेकेंड हो जाएगा ट्रेड इन टी। दीज 2 वर द एक्सेप्शन इन दीज एक्ट फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड इसके बाद में आता है हमारा कि जो ब्रिटिश क्राउन थी उसकी सोवरेनिटी को स्टेब्लिश कर दिया गया था। हमारी इंडियन टेरिटरी जितनी भी कंपनी में टेरिटरीज हैं इंडिया की, अब उसको बोल दिया गया कि ब्रिटिश क्राउन की सोवरेनिटी है। ठीक है, मतलब जो भी कंपनी जितनी भी टेरिटरीज यहाँ पे हेल्ड कर रही है ना इंडिया में, वो सारी ब्रिटिश क्राउन के अंदर जाएंगी। और वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, मतलब लाइक जैसे वो हमारे वो नहीं गार्डियंस नहीं होते, उस टाइप से सारी सॉवरेनिटी ब्रिटिश क्राउन की स्टैब्लिश की जाती है जितनी भी टेरिटरीज है उसके ऊपर। स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसी एक्ट के थ्रू क्या है वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। और अब इंडियंस भी जो है वेस्टर्न एजुकेशन अटेंड कर सकते थे, लेकिन फ़ीस काफ़ी हाई थी। फिर आएगा क्रिश्चियन मिशनरीज को भी इसी एक्ट के थ्रू क्या कर दिया गया था, अलाउ कर दिया गया था कि वो इंडिया में आए ताकि लोगों को इनलाइटन कर सके। सो क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड अंडर दिस एक्ट। और लोकल गवर्नमेंट्स को पावर दी गई थी कि वो क्या करे, टैक्स इम्पोज कर सकते पर्सन के ऊपर। एंड अगर कोई पर्सन टैक्स पे नहीं कर रहा है तो उसको पनिश करने की भी पावर्स यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट्स को, अथॉरिटीज़ को दी गई थी। फिर आता है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये फाइनल स्टेप टूवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन था, क्योंकि इसके बाद मतलब जितनी भी पावर्स थी टोटल वो सबसे लेके किसके पास थी, अब जो मेन पावर थी वो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जा चुकी थी। ठीक है, सो फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन था ये। इसमें क्या होता है, जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, अब उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। अब कोई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं होगा, ओनली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होंगे। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं। एंड जो पावर्स थी बॉम्बे एंड मद्रास की, उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स, पहले तो उनकी सिर्फ एग्जीक्यूटिव पावर्स को लिया था, अब उनको लेजिस्लेटिव पावर्स भी जो उनकी ले ली जाती है, डिप्राइव किया जाता है उनको इन पावर से भी। एंड अब कम्प्लीटली जो ईस्ट इंडिया कंपनी ना, जो कि पहले हमारी ट्रेडिंग के पर्पज़ से आई थी, अब वो कम्प्लीटली प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन जाती है, अब कमर्शियल बॉडी वो नहीं रहती है। इसके बाद आता है हमारा कि जो इमिग्रेशन था यूरोपियंस का, और उसको भी क्या किया जाता है इस एक्ट के थ्रू
रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कि अब दूसरे जो यूरोपियंस हैं वो यहाँ पे इंडिया में नहीं आ सकते, है ना। उनकी सारी चीज़ें, मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग ब्रिटिश क्या कर रहे थे कि उनके फेवर में चीज़ें ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। एंड इंडियन लॉ कॉडिफाइड एंड कंसोलिडेटेड, जो इंडिया का लॉ था उसको कॉडिफाइड किया गया और कंसोलिडेट किया गया था। एंड जो हमारी स्लेवरी थी, जिसको बोलते बंधुआ मजदूर टाइप जो गुलामी थी, उसको एबॉलिश किया गया, ठीक है। नो इंडियन डिनाइड एम्प्लॉयमेंट अंडर कंपनी ऑन द, और किसी भी अब इंडियन को क्या किया जाएगा कि अगर उसको एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है कंपनी के द्वारा तो उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कलर। सो दीज वर द प्रोविजंस अंडर दिस एक्ट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड स्टडी अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ 1853। प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा था कि सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स अपने फेवर में कर रहे थे। अब यहाँ पे आएगा कि जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है। एंड द गवर्नर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल के जितने भी फंक्शंस थे उनको सेपरेट कर दिया जाता है। और यहीं से हमको सेपरेशन ऑफ पावर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देखने को मिलेगा कि ठीक है भैया, सेपरेशन ऑफ पावर स्टार्ट हो चुका था। एंड गाइस यहाँ पे हमको ये भी देखने को मिलता है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स थे इसमें पहली बार हमको देखने को मिलेगा कि इन एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स, जो लेजिस्लेटिव काउंसिलर है, इसे 6 मेंबर को और अपॉइंट किया जाता है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और पहली बार जो है फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसी के साथ में क्या देखने को मिलेगा कि पहली बार जो है लोकल रिप्रेजेंटेशन होगा लोगों का सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ओपन कंपटीशन ऑफ सिविल सर्विसेज जो है हमको यहीं से देखने को मिलेगी कि पूरा एग्ज़ाम, जैसे आज हमारी एग्जाम्स हो रही है यूपीएससी पीएससी सिविल सर्विसेज के लिए, सिमिलरली उस टाइम पे भी एक एग्ज़ाम जो है सिस्टम हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। गवर्नर जनरल कुड वीटो पावर्स गवर्नर जनरल के पास रहती है। जैसे आज हमारे प्रेसिडेंट्स आपके पास में है पावर्स, वैसी गवर्नर जनरल के पास में वीटो पावर है कि वो किसी भी बिल पे वीटो कर सकते हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की। सो बेसिकली ये एक्ट जो है इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट भी बोलते हैं। अब देखो, अभी तक तो भैया सब वो उनके फेवर में कर रहे थे, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट लेके आने लगे। सो यहाँ पे 1857 में जो हमको देखने को मिलेगी कि 1857 में सेपॉय म्यूटेनी होती है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, जिसमें क्या होता है ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया को हारते हारते थोड़ा सा बच गए थे। तो इसीलिए क्या होता है कि जब उनको ये वार जब ख़त्म हुआ तो उनको रियलाइज़ हुआ कि अब लोगों को क्या होने लगा है, लोगों को समझ आने लगा है कि दैट दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ अस। सो उन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को लाए। एंड इस एक्ट को क्या एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट भी बोला जाता है। इसमें जो कंपनी का रूल था उसको रूल ऑफ क्राउन के या क्राउन से रिप्लेस कर दिया जाता है। एंड यहाँ पे जो है हमको देखने को मिलेगा कि जो ड्यूअल गवर्नमेंट है, ड्यूअल गवर्नमेंट को एबॉलिश किया जाता है, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट में हम लोगों ने देखा था कि सीओडी और बीओडी का जो है मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्टेप बनाए थे, तो अब उसका एंड कर दिया जाता है। अब कोई ड्यूअल गवर्नमेंट नहीं होगा। और ऑल्सो जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स होता था उसको भी यहाँ पे एंड कर दिया गया। आई होप कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे आता है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। जो सेक्रेटरी था स्टेट का वो अपॉइंट किया जाएगा, और वो कौन होगा, वो मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट होगा। सो दीज आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू दिस एक्ट। और इसके अलावा बताया गया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था ना, अब उसका डेजिग्नेशन भी चेंज कर गया, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं होकर वाइसराय ऑफ इंडिया बन गया। सो वाइसराय कौन होते हैं, वाइसराय बेसिकली जो एजेंट होते हैं क्राउन के उनको वाइसराय बोला जाता था। सो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकेम वाइसराय ऑफ इंडिया। सो दीज वर द प्रोविजंस रिलेटेड टू दिस एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट 1867 की बात करते हैं। 1861 में क्या बोला गया कि प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे इनिशिएट हो चुका था। और कैसे हमको पता चलता है कि डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो चुका, क्योंकि जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज की, उनको वापस कर दिया जाता है उनको, ताकि वो अपने जो लेजिस्लेशन से रिलेटेड जितने भी डिसीजन है वो खुद ले सके। सो उनको पावर्स वापस दे दी जाती है। एंड इसी के साथ में देखेंगे कि जो वाइसराय है वो इंडियंस को नॉमिनेट करेंगे एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन हिज एक्सपांडेड काउंसिल। मतलब कि जो वाइसराय काउंसिल हुआ करती थी, अब उसमें इंडियंस को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। हालांकि जो इंडियंस होंगे वो नॉमिनेटेड बाय वाइसराय होंगे, ठीक है, एंड वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। और पहली बार जो 3 मेंबर्स थे जो कि वाइसराय काउंसिल में जाते हैं वो होते हैं हमारे राजा ऑफ बनारस,
महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। दीज वर द 3 मेंबर्स जो कि क्या होते हैं वायसराय काउंसिल में नॉमिनेट किए जाते हैं वायसराय के द्वारा। एंड उसके बाद पढ़ते हैं कि जो एक इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है, इसमें क्या किया जाता है कि वायसराय के पास में पावर होती है कि वो ऑर्डिनेंस इशू करे ड्यूरिंग इमरजेंसी। आज भी हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास में पावर होती है कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। सो सिमिलरली वायसराय को पावर दी जाती है कि अगर कोई इमरजेंसी का पीरियड चल रहा है सो वायसराय कैन इशू ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग दिस टाइम। एंड पोर्टफोलियो सिस्टम भी हमको पहली बार यहीं पर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, ये यही सारी चीज़ें लिखी हुई कि सेम पावर इज गिवन टू प्रेसिडेंट इन इंडिया अंडर आर्टिकल 77। ठीक है, आज प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। और उस टाइम पे वायसराय के पास भी ऑर्डिनेंस पावर होती थी। पोर्टफोलियो सिस्टम हम लोगों ने देख लिया, पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकॉग्निशन दिया जाता है और ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड कैनिंग ने। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 को देखें, इसकी बात करते तो इसमें द मेजर थिंग अबाउट दीज एक्ट इज़ कि इसमें क्या होती है कि पावर टू डिस्कस बजट। अभी तक बजट डिस्कस नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब काउंसिल्स को पावर दी गई थी कि वो बजट को डिस्कस कर सके एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। और अगर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे एग्जीक्यूटिव को वो एड्रेस करेंगे। सो दीज वर द प्रोविजंस अबाउट काउंसिल एक्ट 1892। अब बात करें अगर हम लोग काउंसिल एक्ट 1909 की, तो इसको जो है ना देखो मोरले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोला जाता है, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। एंड इसमें क्या होता है, सेपरेट इलेक्टोरेट देखने को मिलता है हमको मुस्लिम के लिए। एंड जो है सत्येंद्रनाथ प्रसाद वॉज द फर्स्ट टू जॉइन वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अभी तक क्या देख रहे थे हम लोग, अभी तक हमने देखा था कि नॉमिनेट कर रहे थे। अब सत्येंद्रनाथ जो सिन्हा है वो क्या कर, वो काउंसिल को, वायसराय काउंसिल को, अब यहाँ पे वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को सत्येंद्रनाथ प्रसाद सिन्हा जो है वो ज्वाइन करते हैं। एंड ही वॉज अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर, क्या किया जाता है, उनको अपॉइंट किया जाता है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जिसको मॉन्टेक चेम्सफोर्ड बोलते हैं। तो मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स क्या होते हैं, बेसिकली ये बताते हैं कि इसमें जो प्रोविजन होते हैं एक तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यहाँ पे अब हमको देखने को मिलेगी कि दिस एक्ट इज गिवन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। दूसरा एक ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर होगा जो कि इंडिया के लिए होगा, लेकिन वो लंदन में क्रिएट किया गया। ठीक है, ताकि जितने भी मैटर्स हैं इंडिया के वो वहाँ तक पास ऑन किए जा सके और फिर फर्दर जो है जो भी क्वीन है उन तक जा सकें। सो ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर इस्टेब्लिश किया गया। वहीं हम लोग देखेंगे कि इंडियन लेजिस्लेचर जो था वो बाई कैमरल, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमको देखने को मिलेगा कि जो सेंट्रल लेवल पे बाई कैमरलिज्म इस्टेब्लिश किया गया लेजिस्लेचर में। एंड उसी के बाद में देखेंगे कि जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन प्रीवियस एक्ट में सिर्फ मुस्लिम्स के पास था, अब वो मुस्लिम के अलावा सिख्स, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन को भी दिया गया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। एंड डायरकी देखने को मिलेगी प्रोविंसेस में। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अब जो है उनको ब्रिटिश रिवेन्यू से पेमेंट किया जाएगा, नॉट इंडियन रिवेन्यू। और फिर देखेंगे कि ट्रांसफर सब्जेक्ट होते थे रिवेन्यू सब्जेक्ट, क्योंकि रिविजन सीरीज़ है, समरी है, सो हम लोग इनको डिटेल में नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू वांट तो काइंडली पुट कमेंट, ताकि हम लोग क्या करें डिटेल लेक्चर्स भी लेके आ सके। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करते हैं तो ऑल इंडिया फेडरेशन हमको इस एक्ट से देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी हमारा जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसके भी मोस्ट ऑफ दी जो प्रोविजंस है वो यहीं से हमने लिए हैं। तो ऑल इंडिया फेडरेशन सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिलेगा। और उसके बाद में देखने को मिलेगी हमको रेसिडेंटरी पावर्स जो कि वायसराय को दी गई हैं। फिर एबॉलिश डायरकी, इसी एक्ट से क्या हुआ था, जो डायरकी थी उसको एबॉलिश किया गया। बाई कैमरलिज्म देखने को मिलेगा हमको 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में। एबॉलिश्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, जो काउंसिल ऑफ इंडिया पहले बनाई गई थी ना, उसको अब एबॉलिश कर दिया जाता है। एंड इस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि किसने बनाई थी, जो काउंसिल ऑफ वो 1858 वाले एक्ट से बनी थी, अब उसको एबॉलिश कर दिया गया। इसी के साथ देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलेगा, जो कि क्या करेगी, करेंसी और क्रेडिट है कंट्री का, उसको कंट्रोल करने का काम करेगी। फिर उसके अलावा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सारी चीज़ें भी क्या की गई, इनको तीनों कमीशंस को इस्टेब्लिश किया गया। फॉर जॉइंट पब्लिक कमीशन जो बना था वो 2 या फिर 2 से ज़्यादा प्रोविंसेस के लिए बना था, जो कि क्या कर रहा था, जो पब्लिक सर्विसेज है उसमें हायरिंग कर रहा था। फिर देखने को मिलेगा कि फेडरल कोर्ट्स बनाई गई, जो कि 1937 में इस्टेब्लिश की गई, मतलब एक इसी एक्ट के अंदर में फेडरल कोर्ट्स को भी सेटअप किया गया। ठीक है, अब आएगा हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है, बेसिकली इस एक्ट में क्या होता है कि जो इंडिया है उसको इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट डिक्लेयर किया जाता है ऑन
अगस्त 15 1947, ठीक है। ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, इसी के अंदर प्रोविजंस बताए गए हैं कि दो स्टेट्स जो कि हमारे इंडिया एंड पाकिस्तान, ये दोनों को क्या किया गया, इनको क्रिएट किया गया एंड इनको पावर दी गई, मतलब इनके पास एक राइट दिया गया कि राइट टू सिसीड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के लोग पार्ट थे इतने टाइम से, अब वो लोग उससे सिसीड कर सकते हैं, खुद को सेपरेट कर सकते हैं। एंड इसी के बाद में जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी पावर दी गई कि वो दोनों जो भी हमारी डोमिनियंस है इंडिया एंड पाकिस्तान, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए। एंड फिर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के जितने भी एक्ट है वो उसको रिपील भी कर सकती है अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद में। एंड एबॉलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी, और इसी एक्ट के अंडर में क्या किया गया, जो ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी था उसको एबॉलिश कर दिया जाता है। सो दीज आर द थिंग्स अबाउट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. सो दिस इज़ ऑल अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. इट टुक अराउंड 20 minutes टू कवर दिस, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार. देखा आप लोगों ने पीछे काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे आए. नाउ मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब देखो ये यहाँ पे लिखा है हम लोगों ने कि हम लोग पहले क्रोनोलॉजी को देखेंगे कि कैसे कैसे इवेंट्स चले, ठीक है. उसके बाद में देखेंगे कि मेजर कमेटीज़ कौन सी आती है, और ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि ड्राफ्टिंग कमेटी बेसिकली क्या रोल प्ले किया गया था, और ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन से लोग थे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले आता है हमारा 1934. देखो उसमें क्या होता है, 1934 में जो है हम लोगों को देखने को मिलेगा कि आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार दिया गया था एम एन रॉय के द्वारा. एम एन रॉय साहब जो है उन्होंने क्या किया था कि आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिया था 1934 में. एंड उसके बाद में आता है 1935 में जो आईएनसी ने ऑफिशियली डिमांड किया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए. एंड इसके बाद आएगा 1940 में आता है ऑगस्ट ऑफर देखने को मिलेगा, जो 1940 में ऑगस्ट ऑफर नेहरू जी द्वारा लाया गया. नाइनटीन 40 में जो है ऑगस्ट ऑफर आता है, जिसको डिमांड किया जाता है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन की जो डिमांड होती है वो एक्सेप्ट कर ली जाती है. देन 1942 में क्रिप्स मिशन आता है. क्रिप्स मिशन जिसको कौन लीड करते हैं, सर स्टैंड ऑफ क्रिप्स. क्रिप्स मिशन आता है 1942 में. एंड इसके बाद में 1946 में क्या होता है, कैबिनेट मिशन प्लान हमको देखने को मिलता है कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आता है. सो दिस इज़ अबाउट किसके बारे में था ये सारा, कि किस तरीके से जो है हम जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगे थे तो किस तरीके से चीज़ें इवेंट्स हुए थे, क्रोनोलॉजी थी. इसी के बाद देखने को मिलेगा कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज द पार्टली इलेक्टेड. अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो पार्टली इलेक्टेड थी एंड पार्टली नॉमिनेटेड थी, ठीक है. यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 में जो इस पर क्वेश्चन भी आया है, पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड मेंबर्स हमको इसमें देखने को मिलते हैं, जो कि क्या होते थे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड. जो मेंबर्स होते थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते थे बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज, ठीक है. कोई डायरेक्टली लोग उनको इलेक्ट नहीं करते थे, एंड लिमिटेड फ्रेंचाइज के द्वारा ही क्या किया जाता था, उनको इलेक्ट किया जाता था. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इसी के बाद देखेंगे हम लोग कि क्या होता है कि हमको इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो हमको हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से, मतलब हिंदूज़ भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, सिख्स होंगे, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियन, हर सोसाइटी से जो हमको असेंबली में मेंबर्स देखने को मिलते हैं. फिर देखेंगे हम लोग कि कुछ मेजर डेट्स थी, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं 9 दिसंबर 1946 की. सो इसमें क्या होता है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ असेंबली हमको देखने को मिलती है, जिसमें मुस्लिम लीग क्या कर लेता है, बॉयकॉट कर लेता है मीटिंग को. एंड फिर आएगा हमारा 11 दिसंबर 1946. इसमें राजेंद्र प्रसाद जो थे उनको एज एन प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली इलेक्ट किया जाता है. एंड उसके बाद में आएगा 30 दिसंबर 1946 को जो जवाहरलाल नेहरू जी वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को मूव करते हैं. एंड 22 जनवरी 1947 में रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जो रिजोल्यूशन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नेहरू जी ने पास किया था. एंड उसके बाद में 3 जून 1947 को माउंट बैटन प्लान आता है. एंड फाइनली अगस्त 15 को क्या होता है, अगस्त 15 को इंडिया को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया जाता है. इसके बाद हमको देखने को मिलेगा कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो है, इसमें क्या होता है कि असेंबली को एक फुल्ली सॉवरेन बॉडी बनाया जाता है. एंड द असेंबली जब भी मिलेगी तो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, वेन एवर द असेंबली मेट एज द कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, इट विल बी चेयर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. एंड व्हेन इट इज़ मीट बाय एज एन लेजिस्लेटिव बॉडी, इट विल बी चेयर्ड बाय जीवी मालवनकर. सो दिस वर द प्रोविजंस अबाउट हमारी जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी. देखो अगर कभी भी क्या हो रहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अभी, क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट तो थी नहीं, तो 2 फंक्शन कर रही थी, लेजिस्लेटिव भी कर रही थी एंड एग्जीक्यूटिव भी कर रही थी. सो हियर इट इज़ रिटन दैट
अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज एन कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी मिलेगी तो उसको कौन लीड करेंगे, उसको करेंगे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं अगर हमारी बॉडी एज एन लेजिस्लेटिव बॉडी असेंबली अगर लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह मिलेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सो उसको जीवी मालवनकर जो है लीड करेंगे। सो ये दो फंक्शंस हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने टिल नवंबर 26, 1949 तक परफॉर्म किए थे। इसके बाद आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो दूसरे फंक्शंस किए थे। सबसे पहला तो था कि इट रेटिफाइड द इंडियाज़ मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन मई 1949। जो इंडिया की मेंबरशिप थी कॉमनवेल्थ में उसको रेटिफाई किया था मई 1949 में। इसके बाद में नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था इन्होंने 22 जन 1947 में। नेशनल एंथम को 24 जनवरी 1940 को अडॉप्ट किया गया एंड नेशनल सॉन्ग को 24 जन 1950 को अडॉप्ट किया गया। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको एज एन फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब इलेक्ट किया गया था, 24 जनवरी 1950 को। सो दिस वर द फैक्ट्स, है ना, जो कि आपको याद होने चाहिए, मतलब पता होना चाहिए। देयर में भी पॉसिबिलिटी कि आपको ऑब्जेक्टिव जो हमारे ऑप्शंस होते हैं उसमें ये पूछ लिया जाए कि इंडिया ने जो है किस टाइम पे जो है इंडिया अपनी मेंबरशिप को रेटिफाई किया था, है ना, कौन सी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। तो ये सारे एक तरीके से बोल सकते हैं कि हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उनके फंक्शंस भी थे। फिर बात करते हैं हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी की, कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो है जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का पूरा फंक्शन परफॉर्म किया था, सो इसको सेटअप किया गया था अगस्त 29, 1947 को, और इसमें 7 मेंबर्स थे। इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे B.R. अम्बेडकर जो कि चेयरमैन थे। इसके अलावा N. गोपालास्वामी अयंगर अलादी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसको चेयर किया था। ये क्योंकि क्या होता है काफ़ी टाइम मेट्स से कॉलम्स में आपसे पूछ सकते हैं कि XYZ कमेटी है और इसको किसने चेयर किया था। सो यू मस्ट नो कि ये सारी चीज़ें थी। अब आता है हमारा सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मेंस में भी हमको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। सबसे पहले देख लेते हैं फीचर्स में। अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला फीचर होगा कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये। अब इसको लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि देखो इसमें उस टाइम पे जब इसको अडॉप्ट किया गया था ओरिजिनली 1949 में, सो इसमें क्या हो रहा था कि 395 तो आर्टिकल्स थे जिसको 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था अलॉन्ग विथ 8 शेड्यूल्स, ठीक है। सो इतना क्योंकि वो इतना वास्ट था इस वजह से जो इसको लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इसके कारण काफ़ी सारे हो सकते हैं। अब जैसे देखो इतनी वास्ट डाइवर्सिटी, वास्ट पॉपुलेशन है, आज इंडिया टॉप मतलब पॉपुलेशन के मामले में टॉप कंट्री है। सो देखो ना इतनी सारी डाइवर्सिटी होने की वजह, जोग्राफिकल एक्सटेंड होने की वजह से लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है। इसके बाद में इसको डिफरेंट सोर्सेज से जो है हम लोगों ने डिराइव किया है, ठीक है। मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं कि वेरियस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लेके काफ़ी दूसरी चीज़ों से जो है हमने इसमें से चीज़ें डिराइव की है। इसके बाद देखें कि जो इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का ब्लेंड है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो होते हैं जिसमें अमेंडमेंट करना काफ़ी मुश्किल होता है, और वहीं फ्लेक्सिबल वो जिसमें ईजिली अमेंडमेंट कर सकते हैं। बट इतने बड़े वर्ल्ड में पता है बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया, लेकिन इंडिया को आज तक इंडिया ने अमेंडमेंट्स किए बट नेवर चेंज्ड इट्स होल कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि हम हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने इतने अच्छे से इसको पूरा बनाया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इतने अच्छे से लिखा है। इन्होंने हर चीज़ ध्यान में रखी कि इन्होंने क्या किया कि कुछ जो प्रोविजंस थे उनके लिए उन्होंने रिजिड मतलब एक जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है उसको काफ़ी रिजिड बनाया। वहीं अगर कुछ प्रोविजन जो उनके लिए बहुत ही फ्लेक्सिबल प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट दिया। अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसमें हमको स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए तो उसको स्पेशल मेजोरिटी से करना होगा, वहीं हम लोग सिंपल मेजोरिटी से भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो। दीज वर द थिंग्स अबाउट एंड एज यू नो कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन लिए थे हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। सो इट इज़ नॉट अ वेरी ईजी टास्क, ठीक है। काफ़ी टाइम लगा था, काफ़ी सोच समझ के उन्होंने चीज़ें बनाई थी। फिर हम लोग देखेंगे इसमें कि फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, मतलब कि हमारे यहाँ पे फेडरल सिस्टम तो है, सेंटर और स्टेट में जो है ना हमको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं कि ठीक है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने काम करेगी, लेकिन जो यूनिटरी मतलब जो हमारा सेंट्रल है उसके पास में ज़्यादा पावर दी गई है। आप डिटेल्स को यहाँ से पढ़ सकते हो ईजिली। एंड इसके बाद मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, मतलब जितनी भी एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल रहेगी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वेट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी
बोला जाता है। एंड इंडियन पार्लियामेंट इज़ नॉट अ सॉवरेन बॉडी, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट जो है वो अनलाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट एक सॉवरेन बॉडी नहीं है, ठीक है। एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड, हम लोग बात करते हैं कि इट इज़ अ सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी की सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है, एंड जितनी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है वो सुप्रीम कोर्ट को रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब उसके अंदर में ही आती है। एंड सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो दैट इज़ फाइनल। सिंगल सिटीजनशिप हमको यहाँ पे देखने को मिलती है कि अगर जो कोई भी सिटीजन है उसके पास इंडिया की नागरिकता है तो ही कांट एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री, और इफ़ इट डू सो तो उसको इंडियन सिटीजन नहीं माना जाएगा या उसकी इंडियन सिटीजनशिप जो है उसको रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद आते हैं सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। अगर हम लोग सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं सो काफ़ी जो है ना हम लोगों ने डिफरेंट जगह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया था, उसको लिया थे, जो प्रोविजंस है उनको कॉन्स्टिट्यूशन में लिया। सबसे मेजर सोर्स जो है हमारा वो होगा हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इससे हम लोगों ने फेडरल स्कीम, ठीक है, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आई थी। वहीं हम लोग अगर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है उससे हम लोगों ने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लिया। हमने सारी चीज़ें वहाँ से ली है दूसरी कंट्री से, बट अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम लोगों ने उसको चेंज कर लिया है। रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रोग्रेटिव रीड्स एंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, दिस वर द थिंग्स हम लोगों ने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली। ये वाली सारी चीज़ें जो हम लोग फंडामेंटल राइट्स, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड प्रेसिडेंट, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ली। एंड इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने जो है डीपीएसपीज जो हमको वो हम लोगों को इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से देखने को मिलेंगी। वहीं अगर हम लोग नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा की बात करते हैं तो ये हम लोगों ने इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर आएगा कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, तो दीज वर फॉलोइंग फीचर्स जो कि हम लोगों ने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट हमारे स्टेट यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट में नहीं आते हैं, जो भी सब्जेक्ट्स उनको कॉन्करेंट लिस्ट में, और इसमें जो सुप्रीम पावर रहेगी वो हमारे सेंटर के पास में होती है कि जो मेजर अगर कोई डिसीजन है, कोई भी जैसे लेट्स XYZ सब्जेक्ट है, अगर उसमें सेंटर चाहे तो अपने अकॉर्डिंग उस पर कंट्रोल ले सकता है। देन फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स, जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस पार्लियामेंट एटसेट्रा। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी लिया। फिर सोवियत यूनियन से हम लोगों ने क्या लिया, आइडियल ऑफ जस्टिस। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोगों ने ये सारी चीज़ें फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ली थी। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। एंड जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। क्यों पढ़ा हम लोगों ने ये सारी चीज़ें, देखो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देयर में भी पॉसिबिलिटी कि आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाए कि हम लोगों ने जो है लेट सपोज कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि हम लोगों ने जो है इमरजेंसी प्रोविजन कौन सी कंट्री से लिए हैं। फिर आपको 4 ऑप्शन दे दिए कि लेट सपोज हम लोगों ने बात करी इमरजेंसी प्रोविजंस की, तो कि आपने इमरजेंसी प्रोविजन कौन से कंट्री से लिए हम लोगों ने, और 4 ऑप्शन है तो आपको चूज़ करने पड़ सकते हैं। या फिर हम लोगों ने यहाँ पे बात करी प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कि हम लोगों ने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर होकर प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिया। सो हियर द आंसर विल बी जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। एंड आता है फिर प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया, उसके सेलिंग फीचर्स को देख लिया, उसकी मेकिंग को देख लिया। अब बात करते हैं प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि प्रियम्बल क्या है। एंड देखो सबसे पहले आता है कि हम लोगों को देखनी पड़ेंगी सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल। इसके बाद देखेंगे कि क्या प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं, और सबसे मेजर क्वेश्चन इज़ द प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इससे रिलेटेड जो केसेस है वो सारे भी हम लोग ब्रीफ में डिस्कस करते हैं फटाफट। सबसे पहले तो आएगा कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो फर्स्ट था जिसने प्रियम्बल को बिगिन किया था। इसके बाद में आएगा कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस थे, हमारा इंडियन जो प्रियम्बल है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे बेस्ड है। Preamble to the Indian Constitution is based on objective resolution that was drafted by पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड वॉज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हम लोगों ने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में जो कि नेहरू ने मूव किया था। सो प्रियम्बल उसी पर बेस्ड है। उसके बाद में आएगा कि क्या प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं। सो द आंसर विल बी येस, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था जो कि 1976 में हुआ था। इसमें जो है 3 वर्ड्स ऐड किए जाते हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। दीज 3 were being added into the constitution by amending it। and जो preamble है,
अब देखो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रीएम्बल, बेसिकली प्रीएम्बल है क्या, तो प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट्स द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, ठीक है। सो प्रीएम्बल, देखो एक क्वेश्चन भी आया यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 में कि प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट्स द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। प्रीएम्बल क्या है, तो वो जो हमारे मेकर्स थे उनके माइंड्स को रिफ्लेक्ट करता है। फिर कीवर्ड्स के बारे में बताया कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं और इन वर्ड के मीनिंग। यू कैन गो थ्रू दीज एंड वी विल मूव फॉरवर्ड, क्योंकि सिंस दिस इज़ अ समरी सेशन तो हम लोग उसको इतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते। आर द प्रीएम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या प्रीएम्बल पार्ट है या नहीं, इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो इसके रिलेटेड हमको 3 केस देखने को मिलेंगे मेजरली। सबसे पहला आता है हमारा बेरुबारी केस, सेकंड आएगा केशवानंद भारती केस एंड थर्ड विल बी LIC ऑफ इंडिया केस। बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट जो रहता है वो बोलता है कि प्रीएम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एंड वहीं अगर हम लोग केशवानंद भारती की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि येस इट इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड फिर LIC ऑफ इंडिया केस में अगेन सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि प्रीएम्बल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मतलब कि जो मान लिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ये स्पेसिफाई कर देता है कि जो प्रीएम्बल है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड येस इट कैन बी अमेंडेड। स्टेटस अगर हम लोग बात करते हैं कि प्रेजेंट में प्रीएम्बल का क्या स्टेटस है, सो प्रीएम्बल का जो स्टेटस है वो इस तरीके से, प्रीएम्बल ऑल्सो इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो ऑलरेडी इनेक्टेड। मतलब कि जो प्रीएम्बल है ना वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इनेक्ट किया था, लेकिन कब किया, जब पूरा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनेक्ट हो गया था इंडिपेंडेंट इंडिया में। उसके बाद में जो प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनेक्ट करती है एंड प्रीएम्बल इज़ नीदर अ सोर्स ऑफ पावर ऑफ लेजिस्लेशन नॉर अ प्रोहिबिशन टू पावर ऑफ लेजिस्लेशन। मतलब ना प्रीएम्बल से कोई पावर हमारे लेजिस्लेचर के पास जा रही है और ना ही उनकी पावर को प्रोहिबिट किया जा रहा है। सो दिस इज़ नीदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेशन नॉर अ प्रोहिबिशन, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पता है ये जो टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई है सारी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लेके लिखी गई है। सो यू मस्ट रीड इट वाइजली, और अगर आपको ऐसा लगता है यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड रिवाइज इट फ्रॉम इट। और इफ़ यू वांट PDF से then you can let it be put the comment in comment section and I'll send it to you. नॉन जस्टिसिएबल राइट्स होते हैं क्या, मतलब जो प्रीएम्बल है सॉरी वो नॉन जस्टिसिएबल है। मतलब यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट इफ़ यू फाइंड कि अगर प्रीएम्बल का कोई वर्ड जो है प्रोविजन जो है फॉलो नहीं किया जा रहा है, सो आप कोर्ट नहीं जा सकते। अमेंडेबिलिटी की बात कर सकते हैं तो प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है, लेकिन इसके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं नो अमेंडमेंट इज़ डन टू द बेसिक फीचर्स। मतलब जो हमारे फंडामेंटल फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिखे गए हैं उनको छोड़ के बाकी प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है। एंड इस प्रीएम्बल के अंदर जो भी अमेंडमेंट्स होंगे वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं होंगे, है ना, जो कि हमारे अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से डील करता है, उसके तहत प्रीएम्बल में अमेंडमेंट्स नहीं होंगे। प्रीएम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस। अभी तक जो है प्रीएम्बल को सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, जिसमें जो है 3 वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब आता है फटाफट फोर्थ चैप्टर दैट इज़ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इस चैप्टर में क्या होता है कि पार्लियामेंट जो रहती है, पार्लियामेंट्स पावर टू रिकॉग्निशन द स्टेट्स, ये टॉपिक्स है, ठीक है। ये जो यहाँ पे डॉट में लिखे हुए हैं ना इनिशियली, ये कि हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सो कंटेंट ये होने वाला है। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आर्टिकल 1 है वो क्या बोलता है कि भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट बताता है रैदर देन फेडरेशन। जो वर्ड है हम लोग फेडरेशन करते हैं, बट आर्टिकल 1 में फेडरेशन ऑफ स्टेट वर्ड नहीं दिया है, इसमें बोला गया है इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। और जो फर्स्ट शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें जो है लीस्ट एंड द नेम्स ऑफ स्टेट हमको देखने को मिलेंगी फर्स्ट शेड्यूल में, जो कि टेरिटरीज और स्टेट के नेम से डील करता है। फ्रेजेस यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है, हैज़ बीन प्रिफर्ड टू फेडरेशन। जो यूनियन ऑफ स्टेट है इसका मतलब होता है फेडरेशन ऑफ स्टेट, लेकिन हमने यूनियन ऑफ स्टेट 2 कारण से लिखा है, क्योंकि जो इंडियन फेडरेशन है इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स। मतलब जो इंडियन फेडरेशन है ना वो जैसे अमेरिका में क्या है, स्टेट्स कंबाइन हुए और उन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाया, लेकिन इंडिया में तो ऐसा नहीं। इंडिया में तो पहले इंडिया था, इसके बाद में स्टेट बने ना। सो इट इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग स्टेट्स, ठीक है। इसलिए इसको यूनियन ऑफ स्टेट बोला जाता है, नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट। एंड द स्टेट हैव नो राइट टू सिसीड फ्रॉम द फेडरेशन। स्टेट अगर अपनी मर्जी से चाहे ना तो सिसीड नहीं, अपने आप को अलग नहीं कर सकते फेडरेशन से। जैसे अगर कल को राजस्थान बोलता है कि मुझे तो भारत का पार्ट नहीं रहना और मैं अलग होना चाहता, तो नो, राजस्थान कांट डू दैट।
ठीक है। इसके बाद में आएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अभी कौन सी 3 कैटेगरीज है? सबसे पहले आएगा हमारे टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, स्टेट्स के बारे में आ जाएगा। सेकेंड यूनियन टेरिटरीज हो जाएगी एंड थर्ड हो जाएगा टेरिटरीज जो कि क्या करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी भी फ्यूचर में जो है अक्वायर करेगी वो सारी टेरिटरीज। सो दीज वर 3 टाइप्स ऑफ 3 categories of territory in India according to Article 1. Names of the state and union territories and their territorial extents are mentioned in the first schedule of the constitution. हमको फर्स्ट शेड्यूल में देखने को मिलता है, हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा। सो दिस इज अबाउट यूनियन टेरिटरी का बेसिक। फटाफट आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 1 जो है वो बोलता है यूनियन ऑफ स्टेट होता है रेदर देन द वर्ड फेडरेशन ऑफ स्टेट। और इसमें क्या होता है कि नेम ऑफ द कंट्री एंड टाइप ऑफ पॉलिटी। एक तो हमको इसमें नेम ऑफ द कंट्री देखने को मिलेगा एंड सेकंड हो जाएगा टाइप ऑफ द पॉलिटी, किस टाइप की पॉलिटी रहेगी। दूसरा हो जाएगा मतलब कि यूनियन टेरिटरी ये तो टाइप में चले गया, और भारत दैट इज़ द नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरी। ठीक है। आर्टिकल 2 में हमको देखने को मिलेगा कि जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि वो किसी भी न्यू स्टेट को एडमिट कर सकता है एंड आल्सो न्यू स्टेट बना भी सकता है। न्यू स्टेट को एडमिट मतलब बाहर से अगर किसी स्टेट को अगर अपने में मर्ज करना चाहे तो वो भी कर सकता है। लेकिन ये पावर किसको दी गई है? बेसिकली पार्लियामेंट के पास में ये पावर्स हैं। द फर्स्ट रेफर्स टू द एडमिशन ऑफ द स्टेट विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस वाइल द सेकेंड रेफर्स टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स विच आर नॉट इन। देखो इसमें हम लोग जो पढ़ रहे थे ना एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ द स्टेट न्यू स्टेट्स, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? इसमें हम लोग देख रहे हैं कि उन स्टेट्स की बात करिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। लेकिन अगर हम लोग सेकेंड वाले की बात करते हैं तो इसमें नॉट इन एग्जिस्टेंस जो है उसके बारे में बात की गई है। फिर आता है हमारा आर्टिकल 3 के तहत में बताया गया कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ओनली विथ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट क्या करती है? आर्टिकल 3 में जितने भी चेंजेस बताए गए आर्टिकल 3 में चेंजेस करती है। फिर आएगा हमारा प्रेसिडेंट हैज़ टू रेफर द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न। अगर देखो आर्टिकल 3 में कौन कौन से चेंजेस, अगर कोई नेम चेंज करना है, बॉर्डर चेंज कर रही, बाउंड्री चेंज करनी, ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट कर रही थी। लेकिन ये सब पार्लियामेंट करेगी, लेकिन जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनकी प्रायर रिकमेंडेशन इज़ एसेंशियल फॉर दैट। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रेसिडेंट हैज़ टू रेफर सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न। जो भी स्टेट है जिसको ये लॉ या फिर जो डिसीजन है आर्टिकल 3 के तहत जो भी चेंजेस किए जा रहे हैं, अगर वो किसी स्टेट को अफेक्ट कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट साहब जिम्मेदार होंगे कि वो क्या करें, वो स्टेट लेजिस्लेचर को क्या करें, रेफ़र करें, ये सारी चीज़ें बताएं एक स्पेसिफिक टाइम के पीरियड के अंदर, है ना। और पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट इंक्लूड्स द पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बाय यूनाइटिंग द पार्ट ऑफ एनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी टू एनी अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। मतलब बेसिकली क्या बोल रहा है कि जो पावर है पार्लियामेंट के पास में न्यू स्टेट बनाने की, उसमें कौन कौन सी पावर्स आती हैं? इसमें आती है पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय यूनाइटिंग अ पार्ट ऑफ स्टेट। मतलब क्या होता है कि कोई 2 स्टेट है, लेट सपोज ये MP है एंड ये राजस्थान है। अगर पार्लियामेंट चाहे तो इन दोनों को मर्ज करके भी एक क्या करती है, मर्ज करके भी एक न्यू स्टेट बना सकती है। और अगर ऐसे नहीं करती है, यूनियन टेरिटरी टू एनी, और अगर कोई यूनियन टेरिटरी है अगर उसको और किसी स्टेट को अगर मर्ज करके बनाना चाहे तो उनको मर्ज करके भी वो एक स्टेट बना सकती है। सो दिस इज रिटर्न हियर। फिर प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट जो है, अगर स्टेट लेजिस्लेचर, हम लोगों ने देखा था कि प्रेसिडेंट क्या करेंगे, वो स्टेट लेजिस्लेचर को बताएंगे जो भी कंसर्न है उस मतलब जो भी स्टेट कंसर्न है अंडर आर्टिकल 3 के तहत जो भी चेंजेस हो रहे हैं अफेक्ट करेंगे जिस स्टेट को, प्रेसिडेंट उनको बताएंगे। लेकिन ना प्रेसिडेंट और ना ही पार्लियामेंट बाउंड होंगे स्टेट लेजिस्लेचर के व्यूज़ से। अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर कहता है कि नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते या ऐसे नहीं होना चाहिए, तो उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, सिर्फ उनको बताना था एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट के पास में पावर होती है कि वो न्यू स्टेट्स को फॉर्म करें, बाउंड्रीज अल्टर कर दे, एरिया अल्टर कर दे, नेम, और वो भी क्या विदाउट देयर कंसेंट, है ना। अगर स्टेट नहीं चाह रहा है उसके बाद भी क्या करता है पार्लियामेंट, ये सारी चीज़ें कर सकता है। ठीक है। देयर कंसेंट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया इज़ राइटली डिस्क्राइब्ड एज द एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। मतलब इंडिया को क्या बोलेंगे, इंडिया एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। मतलब जैसे ये जस्ट अ मिनट, लेट सपोज ये हमारा इंडिया है। ठीक है। अगर ये इंडिया है, अब इंडिया के अंदर क्या है, बहुत सारी स्टेट्स हमको देखने को मिलेगी। लेट सपोज ये हम लोगों ने बहुत सारी स्टेट बनाई, तो इंडिया क्या करेगा कि इंडिया तो उतना ही है, अब चाहें तो हम लोग क्या करें,
अगर चाहें तो हम लोग क्या करें, इन दोनों स्टेट को मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो स्टेट है हमारा, इस स्टेट को हम लोग इन दोनों स्टेट को मर्ज भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट। अगर हम चाहें तो इस स्टेट को डिवाइड भी फर्दर कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन पार्लियामेंट कि वो क्या करना चाह रही है, लेकिन इसमें स्टेट कुछ नहीं बोल सकता। तो यही चीज़ लिखी हुई कि इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है ना। हम लोग यूनियन है बाहर की, जो हमारी एक्सटर्नल बाउंड्रीज जो दूसरे देशों को, ये तो इतना ही रहेगा। कोई स्टेट इंडिया से निकल सकता है कि राजस्थान बोल दे कि मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मैं तो भारत से अलग हो रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कर सकता ना। ये सब कोई वे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं हो सकता। सो इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन विद डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। आर्टिकल 4 की बात करते तो आर्टिकल 4 में हमको दिया गया कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या बताया कि डिक्लेयर्स दैट अ लॉ मेड फॉर द एडमिशन, जो भी लॉ बनाए गए हैं किसी भी स्टेट को एडमिट करने के लिए अंडर आर्टिकल 2, या बाउंड्रीज एरियाज और नेम जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनको अल्टर करने के लिए अंडर आर्टिकल 3 आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज द अमेंडमेंट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। मतलब कि जो भी अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, ऊपर हम लोगों ने चीज़ें देखी कि अंडर आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी अमेंडमेंट्स होंगे वो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट जो कि 368 है उसके तहत नहीं होने चाहिए। ठीक है, सच लॉ पास्ड बाय, या तो वो सिंपल मेजोरिटी से ही हो जाएंगे और नहीं तो फिर ऑर्डिनरी जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है उसी से अमेंडमेंट करके ये सारी चीज़ें की जाती हैं। अब देखो, जब हमारे स्टेट्स और यूटीज़ बन रहे थे आफ्टर इंडिपेंडेंस तो बहुत सारे कमीशंस आए, क्योंकि लोगों के व्यूज़ काफ़ी डिफरेंट थे, तो बहुत सारे कमीशंस आए और उन्होंने डिफरेंट अपने ओपिनियन दिए। तो फटाफट देखते हैं कि क्या सारी चीज़ें थी। सबसे पहले आता है हमारा धार कमीशन। धार कमीशन बेसिकली क्या बोलता है कि इसमें हम लोग देखेंगे कि धार कमीशन में जो है उसको अपॉइंट किया जाता है कि रिकॉग्निशन हो स्टेट्स का ऑन बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्या हो, स्टेट को रिकॉग्निशन दी जाए। लेकिन जून 1948 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन को अपॉइंट करती है, जो कि किसके अंडर में होता है, एसके धार के अंडर में होता है, और इसी को धार कमीशन भी बोला गया, ताकि वो देखें कि अगर हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट को रिकॉग्निशन देते हैं तो वो सारी चीज़ें सही होंगी या गलत हो जाएंगी। तो क्या होता है, जो कमीशन रहता है, जो धार कमीशन था, वो अपनी रिपोर्ट देता है दिसंबर 1948 में, और वो बोलता है कि जो स्टेट का रिकॉग्निशन होना चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से होना चाहिए रेदर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर। मतलब कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड नहीं करना चाहिए, बल्कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो उनका प्रबंधन अच्छे से हो सके, उनका एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से हो सके, उसके हिसाब से करना चाहिए। उसके बाद आता है जेवीपी कमीशन, जिसमें कौन कौन होते हैं, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया, ये होते हैं, और इसीलिए इसको जेवीपी कमेटी बोलते हैं। इसको बनाया जाता है दिसंबर 1948 में, और ये अपनी रिपोर्ट देती है अप्रैल 1949 में। और इसमें क्या होता है, फॉर्मली इजेक्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट। इसमें क्या होता है कि फॉर्मली जो है स्टेट्स को रिकॉग्निशन दी जाती है, और बोलता है कि स्टेट के लैंग्वेज के बेसिस पे क्या करते हैं, स्टेट को डिवाइड कर सकते हैं। हाउएवर, लेकिन जो अक्टूबर 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, फोर्स की जाती है कि लिंग्विस्टिक स्टेट बनाई जाए, और उसमें सबसे पहले जो स्टेट बनता है वो होता है आंध्र प्रदेश बनता है, एंड सेकेंड बनता है तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम मद्रास स्टेट। जस्ट अ वाइल, इसमें क्या होता है, ये रिजेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे रिजेक्ट लिख किया गलती से, बट इट इज़ रिजेक्टेड। ठीक है, इन लोगों ने रिजेक्ट किया था कि नहीं, वो नहीं होना चाहिए, लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, अक्टूबर 53 में हमारे एक इवेंट होता है, जिसमें क्या होता है कि भूख हड़ताल पर बैठे एक जो हमारे लीडर थे उनकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद में क्या होता है, गवर्नमेंट जो होती है फोर्स की जाती है कि वो लैंग्वेज के बेसिस पे क्या करें, स्टेट बनाए। सो दीज वर थिंग्स कि जिससे हमारा लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स बनने लगा। फिर आता है हमारा फजल कमीशन 1953 में। इसमें होता है 3 मेंबर ऑफ द स्टेट 1953 में 3 मेंबर्स 1953 में जो 3 मेंबर्स होते हैं वो स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फजल अली, और इसमें 2 मेंबर जो दूसरे होते हैं वो होते हैं के.एम. पनिकर एंड H.N. कुंद्रू। ये तीनों आते हैं, एंड ये अपनी रिपोर्ट सितंबर 1955 में सबमिट करते हैं, और ये क्या कहते हैं कि एक्सेप्ट लैंग्वेज इज द बेसिस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ 1 लैंग्वेज 1 स्टेट।
बेसिकली क्या बात हो रही है कि सबसे पहले क्या करा, जो प्रीवियस हमने 2 कमीशन पढ़े, धार कमीशन एंड जेवीपी कमेटी, इन दोनों ने तो मना कर दिया था, लेकिन अक्टूबर 1953 में जब स्टेट गवर्नमेंट को फोर्स किया जाता है कि वो क्या करे, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाए, तो गवर्नमेंट बनाता है, लेकिन गवर्नमेंट उसके बाद क्या करता है कि आंध्र प्रदेश बन जाता है और तेलुगु की स्पीकिंग स्टेट बन जाता है। उसके बाद में दूसरे स्टेट्स भी सारे डिमांड करने लग जाते हैं, तो क्या करता है गवर्नमेंट जो है फजल अली कमीशन को अपॉइंट करता है। ये कहते हैं कि ठीक है आप लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट को बना दो, लेकिन 1 लैंग्वेज 1 स्टेट, मतलब अगर लेट सपोज अगर कोई मराठी स्पीकिंग है तो सिर्फ मराठी इस वाले के लिए एक स्टेट, सिर्फ पंजाब वाले के लिए एक स्टेट, सिर्फ जो भी XYZ लैंग्वेज है उसके लिए आप 1 स्टेट 1 लैंग्वेज वाली पॉलिसी मत अप्लाई करो, ये वाली थ्योरी नहीं अप्लाई कीजिए। बाकी हाँ लिंग्विस्टिक बेसिस पे आप ब्रॉड उसमें कर सकते हो। सो दिस वर द थिंग्स अबाउट लिंग्विस्टिक जो कमीशंस हमारे आते हैं लैंग्वेज उसमें स्टेट्स को डिवाइड करने के लिए, रीऑर्गेनाइज करने के लिए। अब आते हैं कि हम लोग को यहाँ पे देखने ये सारा डाटा दिया है कि कौन कौन से स्टेट जो है किस किस तरीके से बनी थी, कौन से अमेंडमेंट्स आए थे, तो ये आप गो थ्रू कर लिए ना। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सिटीजनशिप। तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हम लोग इस चैप्टर को तो ये वाले लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, और आने वाले पार्ट में वी विल ट्राई टू कवर नेक्स्ट 2-3 चैप्टर्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर 1 to चैप्टर 4। ठीक है, अब हम लोग 5, 6, 7, 8, 9 नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।